चाइना आसियान एक्सपो का इनकाद किया गया और पाकिस्तान इस एक्सपो का खुसूसी मेहमान था। पिछले साल बीजिंग एक्सपो में हमने 6 माह में 35 मिलियन से जायद का कारोबार किया कि आसियान मुमालिक चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी से फायदा उठाएं। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत तेजी से काम करेगी क्योंकि ये भी पाकिस्तान की मेन सनतों में से एक सनत है जो कि कपड़े की सनत है, स्पेशली सूती कपड़े की सनत। तो इसके ऊपर तो गवर्नमेंट बड़ा सीरियस काम कर रही है और काम होता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट का। मैं 1996 में चीन आया था। यहाँ मेरा ट्रेड सर्विसेज का ऑफिस है। मैं ताजरों के लिए सर्विसेज का प्लेटफॉर्म मुहैया करूँगा ताकि वो अपना कारोबार जारी रख सके। मेरा रुझान हमेशा इसी तरफ रहा है। ज़खायर से पंप किया हुआ पानी बराह रास्त आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको दूसरे ममालिक और खित्तों तक भी बढ़ाया जा सकता है। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम भाग चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं नसरीन। आज हमारे स्टूडियो में 2 मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए हैं। जनाब मोहम्मद शारिक साहब जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बीजिंग में रिप्रेजेंटेटिव हैं और जनाब समीर सदीकी साहब जो कि एबीबी कंपनी में एशिया पैसिफिक IT उमूर के इंसिडेंट मैनेजर हैं। नवंबर के आखिर में ग्वांगसी के शहर नाननिंग में सदरवीन चाइना आसियान एक्सपो का इनकाद किया गया और पाकिस्तान इस एक्सपो का खुसूसी मेहमान था। आइए भाग चाइना ट्रेड में हमारी रिपोर्ट देखिए। मैंने 1 साल पाकिस्तान में गुजारा है। पाकिस्तानी ऊन से तैयार करदा सूट, बेल्ट्स और दीगर मसनूआत अच्छे मयार की हैं जो चीन की कीमत से 50% कम हैं और मकामी फलों का जायका अच्छा है। खाने, कालीन और गरम मरतूब फल। मैंने पाकिस्तानी फूलदार कढ़ाई वाले कपड़े खरीदे हैं, वो शानदार हैं। पाकिस्तान ने पहली बार बतौर तावन के खुसूसी शराकतदार की हैसियत से 17वीं चीन आसियान एक्सपो में शिरकत की। वो नुमाइश में क्या लाए? इस नुमाइश में 16 पाकिस्तानी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। उनमें ज्यादातर रिवायती दस्तकारियों से वाबस्ता हैं, जैसे संगे सुलेमानी, टेक्सटाइल और कुछ कंपनियों का ताल्लुक पाकिस्तानी जवाहरात और ज्वेलरी सेक्शन से है। टू मेंटेन द क्वालिटी, हम सिर्फ आला मयार का सामान फरोख्त करना चाहते हैं जो असली और हाथ से तैयार करदा है, जैसे कश्मीरी स्कार्फ और कालीन, क्योंकि ये चीन में बहुत मशहूर हैं। चीन में इसकी बहुत ज्यादा मांग है। चीनी लोग इसे पसंद करते हैं, लिहाजा हम चीन में शंघाई, ग्वांगचो, चेंगडू, बीजिंग और नाननिंग जैसे मुख्तलिफ शहरों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। लोग इसे पसंद करते हैं, इसमें अपनी दिलचस्पी जाहिर करते हैं और इसे खरीदते हैं। पाकिस्तान में ये आम नहीं है क्योंकि ये महंगा पड़ता है, लिहाजा हर कोई इसे खरीदने की इस्तेदाद नहीं रखता। चीन में ये मशहूर है क्योंकि चीनी लोगों को इस तरह की मसनूआत आसानी से यहाँ दस्तयाब नहीं है। मिसाल के तौर पर हम चीन में बहुत सी नुमाइशों में शरीक हुए हैं, लिहाजा हमें खास तौर पर लकड़ी की अशिया पर मुस्बत आरा मिली हैं। इसके अलावा हमारे पास संगे सुलेमानी और पीतल से बनी मसनूआत हैं। हमारे पास इस किस्म के सारफीन हैं जो चाहते हैं कि हम उनकी अशिया पर उनके डिजाइन बनाएं। हम ये बगैर किसी दुश्वारी के कर सकते हैं। मेरे दोस्त ने पिछले साल नुमाइश में शिरकत की थी। उसने मुझे बताया कि नाननिंग नुमाइश अच्छी है, लिहाजा मैं पहली बार यहाँ पीतल और जेवरात फरोख्त करने आया हूँ। चीन आसियान एक्सपो में शरीक कुछ पाकिस्तानी कंपनियां चीनी मार्केट में कई सालों से काम कर रही हैं। एक तरफ उन्होंने फरोख्त बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ चीनी नुमाइशों का फायदा उठाया, तो दूसरी तरफ उन्होंने दुकानें और दफातर खोले, ई कॉमर्स में भरपूर हिस्सा लिया और चीनी मार्केट में अपने असास मजबूत बनाने के लिए अपने ब्रांड्स कायम किए। मेरा एक ऑफिस चेंगडू में है और एक ग्वांगचो में भी है। पिछले साल बीजिंग एक्सपो में हमने 6 माह में 35 मिलियन से जायद का कारोबार किया। अगले साल हम यांगचू और जियांगसू जाएंगे। हमने पहले ही बूथ बुक करवा लिया है। ज्वेलरी ब्रांड पाकिस्तान से है। हम बुनियादी तौर पर रूबी, नीलम, जमुर्द और हीरों का कारोबार करते हैं। हमने हाल ही में शंघाई सिटी सेंटर में रिटेल स्टोर खोला है। 2014 से 2020 तक 6 सालों में हमने 200 से ज्यादा बड़ी तकरीबात में हिस्सा लिया है, जिनमें ज्वेलरी शोज, जवाहरात और ज्वेलरी कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स वगैरह शामिल हैं। लिहाजा हमें चीन की मार्केट के बारे में
काफी गहरी समझ बूझ है। So luckily I got one Chinese. मेरा एक चीनी पार्टनर है। हम पिछले 3 वर्षों से इकट्ठे काम कर रहे हैं। हमारे 3 दफातर हैं, एक ग्वांगचो में है, एक चेंगडू में और तीसरा दफ्तर शंघाई में है। चीन में कारोबार के बहुत से चैनल हैं, लिहाजा हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल कर रहे हैं, खास तौर पर ताओबाओ और फिनदूदू, और हम पुरुम्मीद हैं कि जल्द ही हमारे ब्रांड को फरोग मिलेगा। चीनी मार्केट के अलावा पाकिस्तान आसियान मार्केट हासिल करने और चीन आसियान एक्सपो के जरिए आसियान फंड्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राग़िब करने की भी कोशिश कर रहा है। मुझे मालूम है कि आसियान एक बहुत बड़ा इवेंट है। हमें यकीन है कि ये इवेंट हमारे ब्रांड को फरोग देने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकता है। आसियान मुमालिक के लोग और ताजिर हमारे ब्रांड के बारे में जानेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे सदर ने अपनी तकरीर में कहा कि हम चाहेंगे कि आसियान मुमालिक चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी से फायदा उठाएं। इससे जो मौके मुहैया हो रहे हैं वो ये हैं कि हम इस रास्ते में खुसूसी इक्तसादी जोन कायम कर रहे हैं। हम आसियान के तमाम मुमालिक को दावत देते हैं कि वो इन खुसूसी इक्तसादी जोन्स में आकर सरमायाकारी करें। आपने देखा है कि कोविड-19 वबा के बावजूद पाकिस्तानी एंटरप्राइजेज की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। हम उम्मीद करते हैं कि हम अगली एक्सपो में भी एक खुसूसी पार्टनर मुल्क की हैसियत से दोबारा हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान पहली दफा इस आसियान एक्सपो में शिरकत कर रहा है और हमारी मसनूआत को बहुत ज्यादा सराहा गया है। इसके साथ साथ वहाँ पे पाकिस्तान के जो सफीर हैं चाइना में, उन्होंने एक ट्रेड फोरम भी मुनक्किद किया जिसमें कि पाकिस्तान के बारे में लोगों को बताया और चीनी कंपनीज को इस चीज पे राग़िब किया कि वो पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में अपनी बिजनेस को बढ़ाएं। सर्जिकल के हालात हैं, जो डेंटल के हैं, उसके अलावा जीन्स, पाकिस्तान की बहुत मशहूर जीन्स है और अच्छे बड़े बड़े ब्रांड जैसे गैप एक इंटरनेशनल ब्रांड है और उनकी जितनी भी जीन्स है, स्पेशली जो डेनिम जीन्स है, वो सारी पाकिस्तान है। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों को भी मार्केट में इन करना चाहिए। उसके साथ साथ जो फूड रिलेटेड स्टाफ है उनको भी इन करना चाहिए। नाज़रीन, अब हम देखते हैं पाक चाइना रिस्पांस। अगरचे पाकिस्तान की कपास की पैदावार 35 साल की कम तरीन सतह पर है, लेकिन मुल्क में टेक्सटाइल की सनत की बाजियाबी के बायस कपास और टेक्सटाइल मशीनरी बड़ी तादाद में दरामद हुई है। टेक्सटाइल की बरामदात पाकिस्तान की मुआशी बहाली का बुनियादी मुहर्रिक बन चुकी हैं। कॉटन चूंकि पाकिस्तान को ये इससे अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट कपड़े की होती है। हमारा इसमें तकरीबन 25 लाख बंदा जो है वो रोजगार इससे ले रहा है, इस इंडस्ट्री से, और अरबों खरबों रुपए की पाकिस्तान के लोगों की इन्वेस्टमेंट है इसमें। तो ये पाकिस्तान की शनाख्त है। इसको बचाने के लिए, इसकी प्रोडक्शन को दोबारा उसी नहज पे लेकर आने के लिए एक बेहतर प्लानिंग की जरूरत है। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उसको चाहिए कि वो ज्यादा यील्ड के जो बीज है वो करे, पैदा करे, और जो बाकी इम्पोर्टेड मोनसेंटो के या बाकी जो बीज के ऊपर गवर्नमेंट इतनी देर से हमें कोशिश कर रही है, इनकी पेस्टिसाइड्स की जो है उसके अंदर अडल्ट्रेशन को रोके। वर्ष के ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको कंबाइंड एफर्ट करनी पड़ेगी ताकि पाकिस्तान दोबारा जो है वो 1,50,00,000 बेल्स के एक तो हदफ को दोबारा क्रॉस करे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में पाकिस्तान जनूबी एशियाई, यहाँ तक के जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की जगह लेने और बैनुल-अक़वामी मलबूसात ब्रांड्स की प्रोडक्शन बेस बनने की सलाहियत रखता है। मुझे ऐसे कपड़े पसंद हैं जो अपनी लागत के लिहाज से बेहतरीन हो। मैंने सुना है कि पाकिस्तानी मलबूसात लागत के एतबार से इंतहाई मौसर हैं और अगर मुझे मौका मिला तो जरूर आजमाऊंगा। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खाम माल फ्राहम कुनिंदा के तौर पर चीनी टेक्सटाइल कंपनियों ने 2020 के दूसरे निस्फ हिस्से में बरामदात में तेजी का रुझान देखा। हम पॉलीएस्टर फैब्रिक तैयार करते हैं जिससे पाकिस्तान मलबूसात, बेडशीट और लिहाफ बना सकता है। मजमूई तौर पर सूरत-ए-हाल अब बेहतर हो रही है। हम बुनियादी तौर पर जनूबी एशिया में टेक्सटाइल मार्केटों को हदफ बना रहे हैं और मई से बरामदात का हुजम दोबारा बढ़ गया है। इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर ने ये भी जाना कि चीन की तैयार करदा टेक्सटाइल मसनूआत के हवाले से सार्फिन का रद्द-ए-अमल मिला जुला है।
我觉得它的优势就是 कीमत में कम चीन की तैयार करदा मसनूआत का फायदा है, लेकिन स्टाइल मखसूस हैं। चीनी खसूसियात के हामिल बहुत सी मयारी मसनूआत हैं। 我觉得优点上还是挺明显的。 चीन की तैयार करदा मसनूआत निस्बतन अच्छी हैं। मेरे ख्याल में चीन की मैन्युफैक्चरिंग बुलंद कीमत होनी चाहिए। सैकड़ों युआन मालियत के मलबूसात का मुनाफा भी बहुत महदूद है। 中国制造的衣服最重要的优点就是比较耐用。 आम तौर पर चीन की तैयार करदा मसनूआत का सबसे अहम फायदा पायदारी और तवील सर्विस लाइफ है। डिजाइन के लिहाज से इसमें कुछ बेहतरी की जरूरत है। कम कीमत मसनूआत में अच्छा पैदावारी मुकाबला है और महंगी मसनूआत की मार्केट कम है। चीनी टेक्सटाइल कारोबारी इदारे अब भी कम कीमत मसनूआत की पैदावार के मरहले में हैं। कोविड-19 वबा ने जनूब मशरकी एशियाई ममालिक से टेक्सटाइल के ऑर्डर वापस चीन, पाकिस्तान और दीगर ममालिक में लाए हैं, जहां वबा पर बेहतर काबू पाया गया है, जिससे इन खित्तों की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तब्दीली का एक नादर मौका मुयस्सर आया है। हम बुनियादी तौर पर फंक्शनल फैब्रिक जैसे एंटी बैक्टीरियल या हिफाजती लिबास बनाते हैं। अब हम एस्चर्शिया कॉली और ओरियस जैसे बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने के लिए एंटी बैक्टीरियल पॉलिस्टर और एंटी बैक्टीरियल एक्रिलिक तैयार कर सकते हैं। ये सीलेंट तेल, धात, फाइबर और पॉलीएस्टर का मुरक्कब सूत है जो एंटी जामिद और एंटी रेडिएशन है। अब ये बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत अच्छी फरोख्त हो रही है। ये सालाना 100 से 200 टन और 80,000 से 1 लाख युआन फी टन पर फरोख्त हो सकता है। वबा के बाद चीन और पाकिस्तान की टेक्सटाइल सन्नतों को न सिर्फ महदूद और शदीद मुकाबले के साथ एक बैनुल अक़वामी मार्केट बल्कि बैनुल अक़वामी तरक्की के माहौल और मुसाबकत की तर्ज में गहरी तब्दीलियों का भी सामना है। इंतहाई मुसाबकती टेक्सटाइल मार्केट में खड़े होने के लिए न सिर्फ मिकदार की जरूरत है बल्कि मयार ज्यादा अहम है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बरामदात इस वक्त बहाल हो रही हैं, तो इस अच्छे रुझान को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को क्या इक़दाम इख्तियार करने चाहिए? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत तेजी से काम करे, क्योंकि ये भी पाकिस्तान की मेन सनतों में से एक सनत है जो कि कपड़े की सनत है, स्पेशली सूती कपड़े की सनत। तो इसके ऊपर तो गवर्नमेंट बड़ा सीरियस काम कर रही है और काम होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट का से काम हो रहा है। मेरे ख्याल से हमें चाहिए कि हम मजीद कुछ ऐसे रिसर्च सेंटर डेवलप करें कि जिसके इसमें कुछ थोड़ी सी जिद्दत ला सकें, और उसके साथ साथ हमें कोई मशीन और जो उसका जो एजुकेशन है मशीन को इस्तेमाल करने के लिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये अगर हमें कोई चाइना से सपोर्ट मिल जाए इसके ऊपर कि हम जदीद मशीन और साथ उसको कैसे इस्तेमाल किया जाना है, उसके ऊपर अगर काम किया जाए तो मेरे ख्याल से इसको मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। और इसके साथ साथ हमें चीन टेक्नोलॉजी के हवाले से चीन के साथ और ज्यादा कोलैबोरेशन करना चाहिए, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी चीन के पास है वो किसी के पास नहीं है, और जब वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में जाएगी और वो लोकल जो हमारे स्किल्ड लेबर है वो उसका और चीप कॉस्ट ऑफ बिजनेस का जो जब ये मिलेंगे तो ये दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा, चीन के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। नाज़रीन, अब हम देखते हैं सीपैक पायनियर। In China in 1996 मैं 1996 में चीन आया था। यहाँ मेरा ट्रेड सर्विसेज का ऑफिस है। मैं ताजरों के लिए सर्विसेज का प्लेटफॉर्म मुहैया करूँगा ताकि वो अपना कारोबार जारी रख सकें। मेरा रुझान हमेशा इसी तरफ रहा है। मीर फैसल याकूब एक पाकिस्तानी ताजिर जो 24 साल से चीन में हैं। उन्होंने 2001 में सूबा जेजियांग के ईवो में अपनी एक कंपनी कायम की। इससे पहले वो उर्मची में अपने कजन के कारोबार में मदद करते थे। शिनजियांग प्रोविंस, उर्मची। अगर हम सिर्फ पाक चीन तिजारत के बारे में बात करें तो उर्मची नकलो हमल का मरकज है। सिंकियांग ज़रात पर मबनी है, लिहाजा वहाँ के ज्यादातर लोग ज़रात के कारोबार से वाबस्ता है। सिंकियांग कौमियती खुसूसियात का हामिल है और कुदरती मनाज़िर खूबसूरत हैं। ईवो छोटी तजारती अशिया की तजारत का मरकज है। मैं ईवो गई हूँ, बहुत सारी छोटी मोटी तजारती अशिया हैं, वहाँ आप कुछ भी तलाश कर सकते हैं। मेरा आबाई शहर वही करीब वाक़ई है। मेरे ख्याल में ये सुबह जेजियांग का तजारती मरकज है। ईवू में आप ऐसी चीजें खरीद सकते हैं जो शहर में दस्तयाब नहीं है। ये चीजें जाज़बे नजर नहीं है, लेकिन ये सब जरूरियात हैं।
少商品。 वहाँ मलबूसात और एसेसरीज सस्ती हैं। अब मैं ईवो के ऑनलाइन स्टोर से खरीदारी करती हूँ। I visited Evo. ईवू चीन में तमाम अशिया के एक शोरूम की तरह है, जहां आपको सुई से लेकर हवाई जहाज के पुर्जों तक मसनूआत मिल सकती हैं। सूबा जेजियांग के शहर चनखा शहर के मातहत ईवो दुनिया की छोटी तजारती अशिया का दारुल खुलाफा है। चीन की तजारती अशिया दुनिया में जाने और आलमी सामान चीन आने के लिए ये एक अहम शेयरिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। ई कॉमर्स एक ऐसी सनत है जिसने ईवो में सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल की है। आदादोशुमार के मुताबिक चीन की ऑनलाइन खुर्दा अशिया की 70% मसनूआत और ऑनलाइन थोक अशिया की 80% से ज्यादा मसनूआत ईवो से आती हैं। इस वक्त ईवो के ऑफलाइन इदारों को ऑनलाइन ई कॉमर्स के साथ मरबूत किया गया है, जिससे एक बड़ा सेल्स नेटवर्क तश्कील पाया है। Many people they come to Evo. मैन्युफैक्चरर्स ईवू में अपना शोरूम खोलना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादा ताजर आते हैं। बिजनेसमैन सिर्फ 2 से 3 दिन तक ईवू में रह सकते हैं और अपनी पसंद की हर चीज हासिल कर सकते हैं। इस तरह बहुत ज्यादा वक्त बचाया जा सकता है, जो तिजारत के लिए सबसे अहम चीज है। चंद सालों में मैं जान गया हूँ कि वक्त कैसे बचाना है। ये तजुर्बा है। तो पिछले कुछ सालों में बहुत सारे मौके मौजूद हैं। अगर हर रोज मार्केट में नई चीजें नजर आएं, तो आपको बहुत पैसा कमाने का मौका मिलेगा। जब तक आप लगे रहेंगे और सख्त मेहनत करते रहेंगे, इसी मैदान में आपकी फसल होगी और ये कारोबारी उसूल है। चीन ने वसी कारोबारी तजर्बे की बुनियाद पर मीर को पाक चीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इफ्तिताही चेयरमैन मुंतखब किया गया है, जो रजिस्ट्रेशन के अमल में है। If we open one office, अगर हम टीम बनाते हैं तो हम बड़े काम कर सकते हैं। PCCC में पहले ही 150 से ज्यादा मेंबर कंपनियां हैं। हम चीन में पहले ही कुछ महकमों और कारोबारी बरादरियों के साथ तबादला ख्याल कर चुके हैं, जो पाकिस्तान में मुश्तरका मंसूबे या कारोबार शुरू करना चाहते हैं। हम पाकिस्तानी सनतकारों को चीन में प्लेटफॉर्म हासिल करने और पाकिस्तान की बरामदात को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकते हैं। ये वो काम है जो हम अपनी हुकूमत के लिए कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि क्योंकि इन चेम्बर्स के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उसका सबसे ज्यादा जो फायदा उन मेंबर्स को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं कि जिनके पास वो वसाइल नहीं है कि वो दूसरे मुल्कों में जाके अपनी मसनूआत को मुतारिफ करा सकें या दूसरे मुल्कों के बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेशन करके या जॉइंट वेंचर करके अपना कोई बिजनेस बढ़ा सकें। सबसे पहले तो ये है कि वो यहाँ पे चाइना में मौजूद जितने भी पाकिस्तानी जो बिजनेस कम्युनिटी है, उसको जहाँ जो मुश्किलात हैं उनको हल करने में कोई ऐसा एक प्रोसेस डेवलप करना चाहिए कि जो वो दोनों तरफ की गवर्नमेंट के सामने रख सकें और दोनों तरफ की गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्टेबल हो। और काफ़ी सारी मुश्किलात हैं, जैसे कि वीज़ा की हैं, उसमें टिकटिंग वगैरह की काफ़ी महंगे टिकट्स हैं, वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं है, वीज़े की ड्यूरेशन का इशूज़ हैं, ये गवर्नमेंट के लीगल इशूज़ आगे। उसके साथ साथ पैसों की ट्रांजैक्शन, इस वक्त ये बहुत बड़ा मसला है कि आप पैसों की ट्रांजैक्शन को कैसे सिक्योर लेकिन ईजी बना सकते हैं। ठीक है जी। और उसमें फिर दूसरा इशू ये है कि अब हमें जब चाइना के साथ हमारा एक ऐसा ताल्लुक है और ऐसा ट्रेड है कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेड ही चाइना के साथ है। ठीक है जी। तो उसमें हमें वो जो करेंसी एक्सचेंज के जो इश्यूज हैं, ठीक है जी, आप उसको रुपए से डॉलर, फिर डॉलर से उसको आप RMB में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें ज़ाहिर बात है उसमें जो दोनों तरफ की जो पार्टीज हैं उनको भी कोई इतना खास बेनिफिट नहीं होता, उनको भी उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उनको भी लॉस ही होता है। तो इसलिए इसके ऊपर भी काम किया जाना चाहिए। और तीसरा जो है, जो स्पेशली जो मैं कहता हूँ कि जो हमारा चैम्बर का जो काम है, उन्हें चाहिए कि जितने भी जो रजिस्टर्ड बिजनेस हैं उनको अपने पास एक उसकी फाइल बनाने का एक रजिस्टर बनाएं और उसके बाद एटलीस्ट क्वार्टरली बेसिस पे कुछ ऐसी मीटिंग्स मुनक्किद की जाएं जिसमें सबको इनवाइट किया जाए और नए से नए आइडियाज बिजनेस के फरोग के लिए दोनों जानिब, चीन और पाकिस्तान दोनों जानिब नए से नए आइडियाज को लाया जाए और उनको टेबल पर रखकर उनके ऊपर डिस्कशन की जाए। नाज़रीन, अब हम देखते हैं CPAC मेड। गुज़श्ता 5 बरसों में चीन ने ज़राई साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में मुतअद्दिद नुमाया कारनामे अंजाम दिए हैं। ज़राई साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की में शिरकत की शरह 60% से तजावज़ कर चुकी है।
اور بڑی فصلوں کی کاشت اور کٹائی کی جامع میکنائزیشن کی سطح 70% سے زیادہ ہے۔ چھوٹے سائز اور اعلیٰ کارکردگی کے حامل انٹیلیجنٹ آلات جدید آہستہ آہستہ زرعی پیداوار کے تمام مراحل میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ہمارا نظام مصنوعی روشنی سے منسلک ایک پلانٹ کی فیکٹری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی روشنی کے بجائے LED روشنی کے ذرائع کا استعمال کیا جاتا ہے، مٹی کے بجائے غذائی اجزاء کا حل استعمال کیا جاتا ہے، اور سبزیوں کی مختلف اقسام کے مطابق روشنی کے ذرائع اور شدت کو پودوں کی نمو کے ہر مرحلے کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ 3 جہتی کاشت جگہ کے استعمال میں بہت کارآمد ہے اور روایتی زراعت کے مقابلے میں اس کی فی یونٹ پیداوار 50 سے 100 گنا بڑھ سکتی ہے۔ یہ گرین ہاؤس فینوٹائپ پلیٹ فارم سسٹم ہے جس میں بہت سے غیر مرئی شعاعیں، ریڈار، فوٹو تھرمل سینسر ہیں۔ بیج سے لے کر کٹائی تک سارے عمل کی نگرانی کی جا سکتی ہے۔ یہ پلانٹ پروٹیکشن مشین ہے جو گرین ہاؤسز میں استعمال ہوتی ہے، جو بیکٹیریا اور وائرس کے خلیوں کو توڑنے کے لیے اوزون کا استعمال کرتی ہے۔ عام طور پر نیلی اور سبز روشنی کیڑوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہ تقریباً 35 میٹر کی تابکاری کی حد کے ساتھ 600 سے 1000 مربع میٹر کے علاقے میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ ایک مشین عام گرین ہاؤس میں 1 ایکڑ اراضی کے لیے کافی ہوتی ہے اور اس کی سروس لائف 10 سال ہے۔ اس سارے عمل میں پودوں سے باخبر رہنے کے علاوہ زیادہ سے زیادہ مؤثر سائنسی روشنی اور تغذیہ بخش ماحول مہیا کرنا اور کیڑوں پر بروقت کنٹرول کے علاوہ پاکستان جیسے ملک کے لیے جہاں آبی وسائل نسبتاً محدود ہیں، آبپاشی کے مناسب طریقے بھی اہم ہیں۔ نالیوں میں بہت ساری فصلیں اگائی جاتی ہیں جس سے مقامی ماحول بدل جاتا ہے۔ فصلوں میں شمالی صوبے شانشی کے پہاڑی سیب، جوار، سورج مکھی اور مکئی شامل ہیں۔ ذخائر سے پمپ کیا ہوا پانی براہ راست آبپاشی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ چیزوں کا ایک زرعی انٹرنیٹ مائکروکوزم ہے۔ یہ مٹی کی نمی جمع کرنے اور اس کے لیے ایک دہلیز طے کرنے کے لیے فیلڈ سینسر کا استعمال کرتے ہیں۔ خودکار طریقے سے کنٹرول باکس کو موبائل فونز، ریموٹ کنٹرولز، کمپیوٹر وغیرہ کے ذریعے دور سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ مستقبل میں نئی زرعی ٹیکنالوجی کے استعمال کو آہستہ آہستہ زیادہ سے زیادہ ممالک اور خطوں تک بڑھایا جائے گا۔ یہ ایک ماؤنٹین ریل ٹرانسپورٹر ہے۔ یہ مکمل طور پر برقی ہے اور ایک چارج میں 8 گھنٹے مسلسل کام کر سکتی ہے۔ نیچے کی طرف جاتے وقت یہ خودکار طریقے سے ریچارج ہو جاتی ہے اور توانائی کی بازیابی کا ایک ایسا نظام موجود ہے جو تقریباً 25% سے 35% تک جا سکتا ہے۔ ہم نے یہ مشین شمالی شانشی، گانسو اور جنوبی شانشی میں نصب کی ہے اور اس کو دوسرے ممالک اور خطوں تک بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہم دوسرے ممالک کے ساتھ بھی تعاون کر رہے ہیں۔ ہم یہ سسٹم مختلف ماحول یا مختلف بیجوں کے مطابق بناتے ہیں۔ چین میں بشمول بیجنگ، خینان اور دیگر مقامات پر صنعت کاری ابھی شروع ہوئی ہے۔ مارکیٹ کی طلب ہوئی تو پاکستان سمیت بیلٹ اینڈ روڈ ممالک میں بھی ترقی دی جا سکتی ہے۔ ہم سب کے ماں باپ کسان تھے، اب ہمارا معیار زندگی بہتر ہو گیا ہے۔ ہمارا آبائی شہر مشین سے لیس ہے، زیادہ مؤثر ہے اور کسانوں کی آمدنی زیادہ ہو گئی ہے۔ اب جدید زراعت میں مصنوعی ذہانت کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اسمارٹ فارمز انٹرنیٹ آف تھنگس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیداواری مقام سے ریٹیلرز کو تمام معلومات فراہم کرنا۔ یہ صنعتی سلسلے کی اپ گریڈیشن ہے۔ زراعت صرف ایک ملک اور ایک خطے تک محدود نہیں ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے مختلف ممالک کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا ضروری ہے۔ اس وقت جو ہمیں سب سے زیادہ جس چیز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیکنالوجی ہے پاکستان میں اس کو اپ گریڈ کریں۔ جو سائنٹیفک ریسرچ ہیں جس کے اوپر صرف ایگریگیشن کے ساتھ ساتھ آپ اس کو جو بیج پہ ہے اور اس کے بعد کٹائی کے بعد اس کی ویئر ہاؤس پہ اس کو کیسے رکھنا ہے، اس کے لیے کولڈ ویئر ہاؤس چاہیے، اس کے لیے جو سہولیات چاہیے، اس کی ٹریولنگ کے لیے جو کچھ چاہیے، یہ سب کچھ ایک چین ہے۔
تو میرے خیال سے اس پوری چین کو دوبارہ سے ریکنسیڈر اس کو امپروو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ابھی پاکستان میں اس کے اپ گریڈیشن کے لیے کافی کام ہونا چاہیے. اور اس میں سب سے زیادہ جو اہم بات ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ابھی جو ینگ جنریشن ہے جو باقاعدہ زراعت کو پڑھ کے جو ایگریکلچر کو پڑھ کے آگے آ رہے ہیں انہیں حصہ ڈالنا چاہیے اور انہیں چاہیے کہ وہ آئیں اس ریسرچ کے کام میں. تو میرے خیال سے اگر ٹیکنالوجی کے اوپر کام کیا جائے تو ہم جو ہماری جو کاسٹ ہے ہم اسے بھی نیچے لا سکتے ہیں اور جو پروڈکشن ہے اس کو 100% امپروو کر سکتے ہیں. ناظرین، پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ. آئندہ اتوار کے روز شام 6:30 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.